चैप्टर 6 आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। रशिया में सुबह का वक्त। फायर अपने रूम में था। इस वक्त उसने एक बाथरोब पहना हुआ था। वो अभी थोड़ी देर पहले ही उठा था और फिलहाल वो अपने कमरे ही इधर उधर घूमते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे और उसके हाथों में एक रेड वाइन का गिलास था। वो ऑन कॉल बोला, आई डोंट नो मुझे कितना वक्त लगेगा, लेकिन मैं ज्यादा देर वहां नहीं रह सकता। दैट प्लेस मेक मी सिक, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ देयर, सो आई हैव टू बी हियर। सामने फोन पर पारस था जो उसके इंडिया जाने के अरेंजमेंट करवा रहा था। फायर कल ही इंडिया के लिए निकल रहा था और पारस अभी से उससे उसके आने के बारे में पूछ रहा था। लेकिन फायर खुद नहीं जानता था कि उसे वहां पर कितना वक्त लगेगा, लेकिन इतना कंफर्म था कि वो ज्यादा देर वहां नहीं रह सकता। और बॉस, मैं आपके जाने के इंतजाम करवा देता हूँ, जब भी आप वापस आना चाहे तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। फायर बोला, ओक अच्छा ये बताओ बिजनेस कैसा चल रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। पारस हैरानी से बोला, बिजनेस? कैसा बिजनेस? फायर ने एक गहरी सांस ली और बोला, क्या तुम नहीं जानते मैं किस बिजनेस की बात कर रहा हूँ? पारस जल्दी से बोला, सॉरी सर, आप उस बारे में कम ही पूछते हैं तो मुझे खुद याद नहीं रहता। बाय द वे बिजनेस यह सब कुछ परफेक्ट है, बस ऑफिस में अग्नि सिंह राठौर का इंतजार है। वेल, अग्नि का इंतजार किसको नहीं होगा, पर अग्नि को आदत नहीं किसी की चाहत पूरी करने की, कहकर उसने फोन काट दिया। पारस मुस्कुराया और बोला, इसलिए तो अग्नि सिंह राठौर की बात ही अलग है। अभी फायर ने फोन काटकर टेबल पर ही रखा था कि उसे अपने कंधों पर किसी के हाथ महसूस हुए। उसने वाइन के गिलास को अपने होठों से लगाया और ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ फील ही ना हुआ हो। लीजा उसके सामने आए और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, काफी टायर्ड लग रहे हो, कहो तो थोड़ा रिलैक्स करवा दूं? वाइन को खत्म करते हुए फायर ने आइज़र की तरफ देखा और बोला, वांट टू रिलैक्स बट नॉट विथ यू, प्लीज गेट मी समवन एल्स। उसकी बात सुनकर लीजा ने उसकी तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर चली गई। फायर बार टेबल की तरफ गया और एक बार फिर से अपने लिए वाइन ड्रिंक बनाने लगा। लीजा बाहर आई तो उसे विलियम मिला। विलियम को देखते हुए वो जल्दी से जाकर उसके गले लगी और फिर उससे अलग होते हुए बोली, आप यहाँ डैड? विलियम ने किसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, यस माई गर्ल, आई हैव टू मीट फायर। कल वो इंडिया जा रहा है, इसलिए आई वॉन्ट टू डिस्कस सो मिट हिम विथ हिम। फायर के इंडिया जाने की बात सुनकर लीजा हैरान रह गई। विलियम उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, इसलिए वो जल्दी से नॉर्मल होकर बोली, एल गैस इसीलिए फायर का मूड खराब है क्योंकि वो इंडिया जाना नहीं चाहता। उसका मूड खराब है? विलियम ने हैरानी से पूछा। लीजा ने अपना सिर हाँ में हिलाया। विलियम मुस्कुराया और बोला, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? गो एंड मेक हिम फील बेटर। विलियम की बात सुनकर आइज़ा हल्का सा मुंह बनाकर बोली, बट ही डोंट वॉन्ट मी नाउ, ही वॉन्ट्स सम वन एल्स। विलियम हंसा और बोला, देन गो एंड डू द एरंड, जेमिन्स, आई विल मीट हिम लेटर। इतना कहकर वो वहां से चला गया। लीजा उसे जाते हुए देख रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, आई विल फुलफिल हिज ऑल नीड डैड, बीटी आई कांट टॉलरेट कि कोई उसके दिल के करीब आए। आई नो हमारे मफला वर्ल्ड में ये सब चीजें मैटर नहीं करती, बट फॉर मी इट्स डू मैटर व्हेन इट कम्स टू फायर, ही इज ओनली माइन। बाथरोब पहने अभी भी फायर काउच पर बैठा वाइन पी रहा था। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। कुछ देर बाद लीजा वहां पर आई। उसके साथ एक लड़की थी जिसने ब्लैक कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। दिखने में वो काफी खूबसूरत भी थी और बोल्ड भी। आइज़ा उसको लेकर अंदर आए। फायर ने नजरें उठाकर एक पल के लिए लीजा को देखा और फिर उसके साथ खड़ी लड़की को। एलाइज़ा उसके पास आई और उस पर झुककर उसके गाल को चूमते हुए बोली, गेस योर लाइक ही। इतना कहकर वो उसके ऊपर से हटी और फिर हल्का सा मुस्कुराकर वहां से चली गई। जाते जाते उसने दरवाजा भी बंद कर दिया। उसके जाने के बाद उस लड़की ने बड़ी ही सेडक्टिव नजरों से फायर को देखा। फायर उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उस लड़की ने उसकी नजरें खुद पर पाकर अपने कंधे पर अपना हाथ रख अपनी ड्रेस को थोड़ा नीचे सरका दिया। फायर सिगरेट पीता हुआ उसके पास आया और सिगरेट को नीचे फेंक कर अपने पैरों से मसल दिया। वो लड़की अभी भी अपनी मदहोश नजरों से फायर को देख रही थी। फायर ने उसकी गर्दन पर झुककर उसके कंधे को चूमा और फिर उसे कंधे पर उठाकर बैग की तरफ लेकर आया।
बेड पर आकर उसने उस लड़की के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और पूरी तरह से उस पर झुक गया। उस लड़की ने भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट दी थी। इंडिया में सुबह का वक्त। इश्क सुबह सुबह उठी। वैसे तो अनाथ आश्रम में सभी 7 बजे के बाद ही उठते थे, लेकिन इश्क की आंख 5 बजे ही खुल जाती थी। वो अपने बिस्तर से उठी और फिर नहाकर बाहर आई। बाहर हाल में ही सारे बच्चे लाइन बनाकर सोए हुए थे और दूसरी तरफ कुछ बूढ़े भी थे, जिनमें औरत और आदमी दोनों शामिल थे। उसने अपनी नज़र पूरे आश्रम में डाली। वो आश्रम बेहद खूबसूरत था, क्योंकि आश्रम की हर एक चीज, शौच, कायनात, जीविका और इतिश्री सब ने मिलकर सजाई थी। इश्क किचन में आई और सबके लिए चाय बनाने लगी, लेकिन अभी उसने गैस ऑन किया ही था कि अचानक से एक ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते पूरी किचन आग से भर गई। 7 ब्लास्ट। इश्क नहाकर अपने कमरे से बाहर निकली और किचन में आकर सबके लिए चाय बनाने लगी, लेकिन अभी उसने गैस ऑन किया ही था कि अचानक से एक ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते पूरी किचन आग से भर गई। पूरी किचन देखते ही देखते जलकर राख हो चुकी थी। आश्रम के सभी लोग एक तरफ खड़े थे। बच्चे बूढ़े सभी डर से सहमे हुए थे। आग बुझाने के लिए कुछ गार्ड्स फायर एक्सटिंग्विशर्स से आग बुझाने का काम कर रहे थे और दशक डरी सहमी हुई अन्य के गले से लगकर खड़ी थी। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उसी वक्त इश्क का हाथ पकड़कर किसी ने उसे पीछे खींचा और फिर अपनी बाहों में समेटकर तेजी से किचन से बाहर निकला। वो और कोई नहीं, अन्य सिंह राठौड़ था। इश्क डर से कांप रही थी। अगर अन्य उसे बाहर नहीं निकालता तो वो भी जलकर राख हो जाती। उसने अन्य को बहुत ही ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था और अन्य ने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा हुआ था और उसकी उंगलियां हल्की हल्की हलचल कर रही थी। वो अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाते हुए खुद के एक्सप्रेशन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी गहरी नजरें इश्क के चेहरे से होती हुई उसकी गर्दन पर जा रही थी और फिर उसकी क्लीवेज पर, जो गहरी गहरी सांसों की वजह से बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने इश्क के गाल पर अपना हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और उसे देखते हुए बड़ी ही फिक्र और प्यार से बोला, तुम ठीक तो हो ना इश्क? इश्क ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। आज उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अगर अन्य आखिरी वक्त पर नहीं आता तो। उसने एक बार फिर से अन्य को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने से एगी रोने लगी। अन्य ने एक बार फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, कुछ नहीं हुआ तुए। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर इश्क बस उसे देखती रही। तभी एक बुजुर्ग औरत ने आकर, जो कि उस आश्रम का ज्यादातर काम संभालती थी, उसने अन्य से इश्क को अंदर लेकर जाने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर अन्य को ऐसा लगा जैसे उसकी कोई तलब पूरी हो गई हो। उसने जल्दी से इश्क को अपनी गोद में उठाया और फिर उसे अपने कमरे में ले गया। इश्क ने भी अपने हाथ उसके सीने पर रखे हुए थे। वो इस वक्त अपनी सेंस में ही नहीं थी। डर उस पर अभी भी हावी था। अन्य उसे लेकर अंदर आया और फिर उसे बेड पर लिटा कर उसके ऊपर झुक गया तो इश्क थोड़ा कसमसा गई। अन्य उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ इश्क? तुम अभी भी क्यों डर रही हो? सब कुछ ठीक हो चुका है। कहते हुए अन्य के हाथ उसके कंधे पर चल रहे थे। इश्क अभी भी चुप थी। अन्य का इतना ज्यादा उसके करीब होना और अभी कुछ देर पहले जो कुछ हुआ वो बोलने की हालत में थी ही। अन्य उसके और करीब आना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई बहाना नहीं था। पर अचानक ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। इश्क का डर उसे अपना हथियार लगने लगा। वो बेड पर बैठा और फिर इश्क को थोड़ा सा उठाकर खुद अच्छी तरह से बैठते हुए उसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया तो इश्क एकदम से हैरान रह गई। वो उसे देखते हुए बोली, आप यहाँ पर रुकेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बाहर सब। अन्य ने उसके होठों पर उंगली रखी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है इश्क। मेरे लिए सिर्फ तुम मैटर करती हो और इस हालत में मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाला। इश्क उसकी आंखों में अपने लिए प्यार महसूस कर रही थी। वहीं अन्य की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने इश्क की कमर पर अपना हाथ रख हल्का सा दबाया और उसके चेहरे को अपने सीने से लगा लिया। रशिया में दोपहर के 3 बजे विलियम मीटिंग रूम में फायर का इंतजार कर रहा था और फायर अपने रूम में था। उसका फिलहाल किसी से भी मिलने का मन नहीं था। कल रात उसके साथ जो लड़की थी अभी थोड़ी देर पहले ही उसके रूम से बाहर गई थी। इस वक्त वो अपने बेड पर आराम से बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। उसका फोन बजा तो उसका मन अपने फोन की तरफ देखने का भी नहीं था, लेकिन फिर उसने अपने फोन की तरफ देखा
और बॉस नाम फ्लैश होते हुए देख उसने फोन रिसीव किया। सामने से अभी तक कोई आवाज नहीं आई, बस शांति थी। फायर ने भी कुछ नहीं कहा, बस कान को अपने कान से लगाकर आराम से बैठा रहा। अपने हाथों में जलती हुई सिगरेट उसने एस्ट्रे रखकर बुझा दी थी। इंडिया में राठौर मेंशन। सूर्या बिल्कुल शांत होकर खड़ा था और उसके सामने खड़ी थी सांझ, जिसके कान पर फोन लगा हुआ था। उसने सूर्या को अग्नि को फोन लगाने के लिए कहा था, लेकिन वो अग्नि से कोई बात करता उससे पहले ही सांझ ने उससे फोन छीन लिया था। लेकिन अब ना ही वो फोन पर कुछ बोल रही थी और ना ही सामने से कोई आवाज आ रही थी। वो बेहद गुस्से में थी और अब वो शांत बिल्कुल नहीं रह पा रही थी। वो ऑन कॉल बोली, अगर हम कुछ बोलना ही नहीं है तो तुमने कॉल रिसीव ही क्यों किया? इससे अच्छा तो नहीं करते मम्मा। सामने से एक शांत आवाज और सांझ ने मुंह बनाया। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो ऑन कॉल ही बोली, क्या मम्मा? हाँ। अपनी मम्मा की कोई फिक्र भी है तुम्हें, या सिर्फ मैं कहने के लिए तुम्हारी मम्मा हूँ? तरस गई हूँ मैं तुझे ही देखने के लिए, लेकिन हम तो अपनी मम्मा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। पिछले 15 सालों से तुम मुझसे दूर हो। जब भी बुलाती हूँ तो बिजनेस का बहाना बनाकर मना कर देते हो। तो तुम्हारा बिजनेस तुम्हारी मम्मा से भी ज्यादा प्यारा है क्या? आई लव यू मम्मा। सामने से बस इतना सा कहा गया और सांझ एकदम से ढीली हो गई। उसका गुस्सा और मायूसी से भरा चेहरा एकदम से खिल गया। आंखों की नमी होठों की मुस्कुराहट में बदल गई। आई लव यू टू बच्चे, प्लीज अब तो मम्मा से मिलने आ जाओ, उसने प्यार से कहा। सामने से अन्नी बोला, मैं आ रहा हाँ मम्मा। इक्वल्स सच? सांझ ने हैरानी से पूछा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। बस गहरी शांति थी। कुछ देर बाद आवाज आई, मेरी एक बिजनेस मीटिंग है मम्मा, मैं बाद में बात करूंगा, कहकर अग्नि ने फोन काट दिया। लेकिन सांझ को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो चहक कर सूर्या की तरफ देखते हुए बोली, हमारा बच्चा सच में आएगा ना? सूर्या उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, जरूर आएगा, हमारा बच्चा वापस जरूर आएगा। कहते हुए वो उसके सिर को सहला रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो मन ही मन बोला, बस उम्मीद है कि हमारा बच्चा वापस आए, वो नहीं जिसके लिए तुमने अपने बच्चों को खुद से 15 साल दूर रखा है। कहते हुए वो अतीत की याद में खो गया। करीबन 14 साल पहले। उस वक्त अग्नि करीबन 10 साल का था। एक दिन घर के गार्डन में अग्नि, अमायरा, वैदेही और अन्य चारों खेल रहे थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह LTE2। घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, जिनके साथ कुछ बच्चे भी शामिल थे। एक लड़का जो तकरीबन 16-17 साल का था, उसका नाम अमित रायचंद था। खेलते वक्त उसकी नजरें अमायरा पर चल रही थी। वो बहुत ही बेहुदा नजरों से अमायरा को देख रहा था। अचानक ही घर में एकदम से अंधेरा छा गया। शायद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ था। अन्नी ने जल्दी से अमायरा को आवाज लगाई ताकि वो उसके पास जा सके, क्योंकि अमायरा अंधेरे से बहुत ज्यादा डरती थी। अग्नि की हैवानियत। योजक चिन्ह। करीबन 14 साल पहले राठौर मेंशन में एक दिन मेहमान आए हुए थे, जिनके साथ एक बच्चा भी शामिल था। अमायरा, अन्य वैदेही और अग्नि के साथ वो बच्चा अमित रायचंद भी वही गार्डन में खेल रहा था कि तभी अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई। शायद कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ था। अंधेरा होते ही अग्नि ने अमायरा को आवाज लगाई, क्योंकि अमायरा अंधेरे से बहुत ज्यादा डरती थी। लेकिन उसकी आवाज लगाने पर भी अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो अग्नि को उसकी फिक्र होने लगी। तभी कुछ पलों बाद ही एकदम से रोशनी हुई। शायद गार्ड्स ने इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ठीक कर दिया था। मुश्किल से 2 मिनट ही वहां पर अंधेरा रहा होगा, लेकिन इतने में ही अग्नि अमायरा को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा था। लाइट आते ही उसने अमायरा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन अब अमायरा वहां पर नहीं थी। अग्नि की सांसें तेज होने लगी। उसने वैदेही की तरफ देखा, जो अन्य के साथ खड़ी थी। वो उसे देखते हुए बोला, अमायरा कहाँ है? वैदेही मासूमियत भरी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता भाई। अब अन्नी ने अन्य की तरफ देखा और बोला, तुम्हें पता है क्या अमायरा कहाँ गई? लेकिन अन्य ने भी अपना सिर न में हिलाया और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो उसकी? यही कहीं होगी, खेल रही होगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि अन्नी ने गुस्से से उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया और बोला, यू शट अप। अन्य बस उसे देखता रहा। अग्नि ने अब जल्दी से अमायरा को ढूंढना शुरू कर दिया था। अंदर जाने की बजाय वो बाहर की तरफ ही उसे ढूंढ रहा
था तभी उसने ध्यान दिया कि अमित रायचंद भी वहां पर मौजूद नहीं है। उसे पहले ही अमित अच्छा नहीं लग रहा था। वो अमायरा पर उसकी नज़रें महसूस कर सकता था। अब वो और भी ज्यादा जल्दी से उसे ढूंढने लगा। उसे इस तरह से बेचैन होते देख गार्ड्स ने उससे पूछा तो उसने गार्ड्स को भी कुछ नहीं कहा, बस खुद ही उसे ढूंढता रहा। अमायरा को ढूंढते ढूंढते ही वो बैकयार्ड की तरफ आया तो उसे एक जगह से दबी दबी आवाज आने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से उस तरफ दौड़ा जहां से उसे आवाज आ रही थी। वहां पर आकर उसने देखा कि अमायरा नीचे जमीन पर लेटी हुई थी और अमित उसके ऊपर झुका हुआ था। अमायरा उसे देखते हुए रो रही थी और बोल रही थी कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज वो ऐसा ना कर। लेकिन अमित ने अपने एक हाथ से उसके मुंह को दबा रखा था और उसे गुस्से से देखते हुए बोल रहा था, मैंने कहा ना, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैं बस एक जादू करूंगा और इस जादू में तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके ही कहते ही इससे पहले कि वो कुछ और करता, अग्नि जोर से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी ज्यादा तेज थी कि ना सिर्फ बैकयार्ड बल्कि पूरा राठौर मेंशन ही एकदम कांप उठा। उसकी चीज अंदर बैठे सांझ और सूरा के साथ मौजूद वहां पर हर एक शख्स को सुनाई दी। अग्नि की आवाज को महसूस कर ही सांझ का दिल बुरी तरह से कांपने लगा था। उसके हाथों मन पकड़ी हुई चाय का कप गिर गया और वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। वो बाहर खड़े गार्ड की तरफ देखते हुए बोली, एक्स अग्नि कहाँ है? गार्ड ने पीछे बैकयार्ड की तरफ इशारा कर दिया। सांझ और सूर्या के साथ साथ बाकी सब भी बैकयार्ड की तरफ भागे। जैसे जैसे वो बैकयार्ड की तरफ पहुंच रहे थे वैसे वैसे उन्हें एक चीख सुनाई दे रही थी। शायद वो किसी के दर्द में कराहने की आवाज थी जो धीरे धीरे बहुत ज्यादा भयंकर होती जा रही थी। सांझ और सूर्या दोनों का गला सूखने लगा था। हर कोई वहां पर डर से कांप रहा था। लेकिन जैसे ही वो दोनों बैकयार्ड पहुंचे अचानक ही वो आवाज आना बंद हो गई। वो दोनों भी वहां बैकयार्ड पहुंचते ही सामने की तरफ देखकर एकदम से सुन्न रह गए। सामने अमायरा रोती हुई खड़ी थी। नीचे जमीन पर अमित रायचंद गिरा हुआ था और उसका सिर बुरी तरह से फटा हुआ था। अग्नि के हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर था जो वो अभी भी अमित के सिर पर मार रहा था। उसने उसे इतना ज्यादा मारा था कि अब उसके सिर की जगह सिर्फ मांस के चिथड़े और खून ही खून नजर आ रहा था। सांझ अपने होठों पर अपना हाथ रख बुरी तरह से कांपने लगी। सूर्या जल्दी से अग्नि की तरफ भागा और उसके हाथों से वो पत्थर लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन आज सूर्या भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अन्नी पर तो जैसे कोई भूत सवार था। वो लगातार अमित को मार रहा था और चीखे जा रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छलूने की? जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। अपने बेटे की इतनी बुरी हालत देखकर अमित राजवंश के माँ बाप भी एकदम से डॉक्टर रह गए। वह जल्दी से अमित की तरफ बढ़े लेकिन तब तक अमित खत्म हो चुका था। उन्होंने अग्नि की तरफ देखा जो अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा था। अन्नी को अमित से दूर करना बेहद मुश्किल हो चुका था। अग्नि आग की तरह जल रहा था जो सब कुछ भस्म कर दे। सूर्या, जीवन और मृत्यु तीनों ने मिलकर अन्नी को पीछे किया। लेकिन उन तीनों ने भी आज तक इतना जोर कभी नहीं लगाया था। अन्नी को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था। अमित के माँ बाप उसके पास बैठे रो रहे थे और अग्नि अभी भी गुस्से से अमित की तरफ देख रहा था। सूर्या ने अन्नी के एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे घूरते हुए बोला, ये तुमने क्या किया है अग्नि? अग्नि ने अपनी आग से बहती नजरें सूर्या की तरफ उठाई और गुस्से से गहरी गहरी सांसें लेता हुआ बोला, ऐसे ही करूंगा। अगर किसी ने मेरी बहन को छूने की कोशिश भी की तो मैं ऐसे ही करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। कहते हुए वो बुरी तरह से कांप रहा था और उसने अपने जबड़े भी बुरी तरह से कस रखे थे। अग्नि का ऐसा रूप देखकर अब सांझ और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहीं पर बेहोश होकर गिर गईं। उसे गिरते हुए देख हितश्री और जीविका ने उसे संभाला। सूर्या अग्नि को देखते हुए एकदम पत्थर हो चुका था। उसे जिस बात का डर था वही बात हो रही थी। अपने बच्चे के अंदर वो अपनी झलक भी नहीं देखना चाहता था। लेकिन वह जब देख रहा था वो उसकी शख्सियत से भी ज्यादा भयंकर चीज थी जो वो कभी नहीं देखना चाहता था। और सांझ तो बिल्कुल भी नहीं। अग्नि इस वक्त इतना ज्यादा भयंकर लग रहा था कि अमायरा और वैदेही भी उसे देख तक नहीं पा रही थी, जबकि अन्य एक तक उसे देख रहा था। कुछ देर बाद राठौर मेंशन। सांझ बिस्तर पर बेहोश लेटी हुई थी। डॉक्टर काफी पहले ही उसका ट्रीटमेंट करके जा चुके थे। सूर्या कमरे में नहीं था।
वो अमायरा के साथ उसके कमरे में था क्योंकि अमायरा बहुत ज्यादा डर रही थी और जब भी वह बहुत ज्यादा डरती थी तो सिर्फ सूर्या ही उसे संभालता था। अग्नि अपने कमरे में था। सूर्या ने उसे अपने कमरे में बंद कर रखा था क्योंकि इस वक्त उसे उसका और कुछ इलाज समझ नहीं आ रहा था। अग्नि कमरे में दीवार से लगकर बैठा था और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके सामने बार बार अमायरा का चेहरा आ रहा था और फिर उसके बाद अमित राय चमका। उसे याद कर उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगता। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और सांझ का चेहरा उसके सामने आया। सांझ जिस तरह से बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिरी थी वो उसे भी भूल नहीं पा रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर दरवाजे के पास गया। दरवाजा बाहर से बंद था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर पीछे की तरफ हटा और बड़ी ही तेजी से सीधा दरवाजे के अंदर जाकर लगा। वो दरवाजा झट से खुल गया। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर दरवाजे से बाहर निकल गया। चनाइन अग्नि का गुस्सा। दरवाजा तोड़कर अग्नि अपने कमरे से बाहर आ चुका था और कमरे से बाहर आते ही वो सांझ और सूर्य के कमरे की तरफ बढ़ा क्योंकि इस वक्त फिलहाल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसे बस सांझ से मिलना था जो उस वक्त बेहोश हो गई थी। वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए सांझ के कमरे में आया और फिर दरवाजा खुला होने की वजह से सीधा उसके बेड तक आ गया। शायद दरवाजा बंद भी होता तो उसे खोलना आज उसके लिए मुश्किल नहीं होता। सांझ अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर उसका चेकअप करके जा चुके थे लेकिन फिलहाल उसे होश नहीं आया था। वो आकर सांझ के पास बैठा और उसके माथे पर अपना हाथ रखकर उसके सिर को सहलाने लगा। उसके हाथ की कोन खुद के माथे पर महसूस कर सांझ एक झटके से उठी और फिर अग्नि को अपने सामने देखकर एकदम से कांप गई। हालांकि अग्नि उस वक्त 1 साल का बच्चा था लेकिन सांझ जिस तरह से उससे डर रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सामने एक काफी उम्रदराज शख्स हो। वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसे अभी भी अग्नि में वही अग्नि दिखाई दे रहा था जो कुछ देर पहले एक लड़के को बुरी तरह से मार रहा था। वो भी उससे तो पहले से ही मर चुका था। सौच का गला सूखने लगा और वो बुरी तरह कांपते से वनजी हुए अन्नी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसे खुद के करीब आने से रोकने लगी। अग्नि उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ लेकिन फिर भी उसकी तरफ बढ़ा तो सौज अब चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख की आवाज सुनकर अमायरा के कमरे में बैठा हुआ सूर्य एकदम से उठा। उसने जल्दी से अमायरा को बिस्तर पर लिटाया और फिर खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अन्नी सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आप मुझसे डर क्यों रही हैं? मैंने आपका आज्ञा आप किस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है? दूर हो जाओ मुझसे, तुम मेरे अग्नि नहीं हो। तुम एक मर्डरर हो, मर्डरर। तुम मेरे बच्चे नहीं हो सकते। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सांझ उसे देखकर चिल्लाते हुए बोली। उसके मुंह से अपने लिए मर्डरर सुनकर अन्नी का एक्सप्रेशनलेस चेहरा अब गुस्से में कांपने लगा। वो सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम प्लीज मुझे ये सब कहना बंद कर दीजिए। कहूंगी क्योंकि तुम सच में एक मर्डरर हो। आई हेट यू अन्नी, आई हेट यू। मेरी नजरों से दूर चले जाओ। सांझ उसे देखते हुए बोल रही थी और उसका यूं खुद को हेट यू बोलना अन्नी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक बार फिर से उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा ही था कि किसी ने उसे पीछे की तरफ खींचा। पीछे और कोई नहीं सूर्या ही था। उसने अग्नि को गुस्से से देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें तुम्हारे कमरे में बंद किया था ना, तो तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकता यहाँ पर? ये मेरी मॉम का कमरा है तो मैं उनके पास क्यों नहीं आ सकता? अग्नि ने भी गुस्से से जवाब दिया और उसका गुस्सा देखकर सूर्या एकदम हैरान रह गया। अभी अभी उसने कुछ देर पहले एक लड़के को मार दिया और अब उसका इस तरह से रिएक्शन। सूर्या का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। उसने सोचा था शायद अग्नि को पछतावा होगा लेकिन अग्नि को पछतावा तो दूर उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उसने सांझ की तरफ देखा जो अभी भी डर रही थी। अब उसने अग्नि का हाथ पकड़ा और फिर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर जाने लगा लेकिन जैसे जैसे वो अग्नि को खींच रहा था वैसे वैसे अन्नी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने एक झटके से अपना हाथ कछुड़वा लिया और सूर्या की तरफ देखते हुए बोला, आप मेरे साथ इस तरह से पेश नहीं आ सकते डैड। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आप लोग मुझे मर्डरर बुलाए। अगर कोई मेरी बहन के साथ गलत करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। और मुझे ये
सब कितनी ही बार क्यों ना करना पड़े, आई प्रोटेक्ट माई सिस्टर ऑलवेज, कहते हुए अग्नि के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम सख्त थे। सूर्याब ने अब उसके हाथों को प्यार से पकड़ा फिर और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया तो अन्नी का गुस्से से कांपता हुआ चेहरा थोड़ा नर्म हो गया। सूर्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूं तुमने जो कुछ किया उसके पीछे तुम्हारी इंटेंशन गलत नहीं थी बेटा, लेकिन तुमने जो किया वो गलत था। तुम ऐसे ही किसी की जान नहीं ले सकते। ले सकता हम डैड, बिल्कुल ले सकता हूँ। अगर कोई सामने वाला मुझे परेशान करेगा तो मैं ऐसे ही करूँगा, अग्नि ने एकदम जिद्दी होते हुए कहा था। सूर्या अब और कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो जानता था कि अग्नि उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। वो उसे देखता हुए बोला, ठीक है तुम्हें जैसा सही लगा तुमने किया, लेकिन अभी फिलहाल तुम अपनी मॉम के पास नहीं जाओगे क्योंकि वो थोड़ी परेशान है। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं खुद तुमके पासम लेकर जाऊंगा। अग्नि कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बोला, ठीक है लेकिन मैं मॉम के बिना नहीं रह सकता, तो उनको बोलो कि जल्दी से ठीक हो जाए। कहकर वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गया। सूर्या उसके जाने के बाद सांझ के पास आया जहां पर इतिश्री उसे संभाल रही थे। जीवन और मृत्यु पहले ही बिजी थी क्योंकि वो लोग अमित रायचंद के मॉम डैड को संभाल रहे थे। अपने बेटे को तो वो लोग खो चुके थे, लेकिन अब इस बात को वो मीडिया और पूरे मुंबई शहर में फैलाने की बात कर रहे थे। लेकिन सूर्या अपने बेटे पर कोई आंच नहीं आने दे सकता था, इसलिए उसने जीवन और मृत्यु को ये सब मामला रफा दफा करने के लिए कह दिया था। सूर्या के कमरे में आने के इतिश्री वहां से चली गई तो सांझ जल्दी से सूर्या के पास आए और उसके सीने से लगकर रोने लगी। आज उसने जो देखा था वो वैसा बिल्कुल कभी नहीं देखना चाहती थी। अपनी प्रेगनेंसी के टाइम से ही उसे यही डर था और आज उसका हर एक डर उसे सच होता दिखाई दे रहा था। सूर्य ने उसे चुप करवाया और फिर उसे एक बार फिर से सुला दिया था, लेकिन ये सोना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। परमानेंट सॉल्यूशन था अग्नि को उस वातावरण से दूर रखना जो उसे इस तरह का बना रहे थे। इसीलिए कुछ दिनों बाद ही सांझ और सूर्या ने मिलकर ये फैसला लिया था कि अग्नि उनके साथ नहीं बल्कि रशिया में रहेगा और वहीं पर अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करेगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद अग्नि ने वहीं पर बिजनेस करने का फैसला किया, जिसके बारे में उसने सांझ और सूर्या को बताया। सांझ और सूर्या को उसके बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे परमिशन दे दी थी। अब वर्तमान में सांझ अग्नि के वापस इंडिया आने पर बहुत ज्यादा खुश थी। हालांकि उसने बताया नहीं था कि वो कब आएगा, लेकिन वो बेहद खुश थी और उसकी खुशी सूर्या उसके चेहरे से साफ महसूस कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ रशिया में फायर और विलियम एक दूसरे के आमने सामने सोफे पर बैठे थे। उनके बीच टेबल पर कई सारे ड्रिंक, स्नैक्स और स्मोकिंग का सामान रखा हुआ था। फायर के हाथों में एक जलती हुई सिगरेट थी जो वो बार बार अपने होठों से लग रहा था और धुआं उड़ा रहा था। विलियम उसे देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे इंडिया जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है फायर, लेकिन तुम्हें ये मेक श्योर करना होगा कि तुम इंडिया में ज्यादा देर मेक श्योर करना होगा कि तुम जल्द ही वापस आ जाओगे, क्योंकि यहाँ का कि तुम काम तुम्हारे बिना कोई नहीं संभाल सकता। हर एक चीज में तुम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो पूरा काम खराब हो जाएगा और मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता। फायर अपने होठों को गोल कर धुआं छोड़ते हुए बोला, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे मेरा काम कोई और बताए। कहते हुए उसने एक बार फिर से सिगरेट को अपने होठों में दबाया और कश भरने लगा। विलियम ने एक गहरी सांस लेते हुए उसे देखा और बोला, नो, तुम्हें रिस्ट्रिक्शन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फायर प्लीज इस बारे में सोचो, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मैटर मेरा काम करता है, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी में हम कोई मुझसे जबरदस्ती करवाने का सोचेगा तो वो मैं नहीं करूँगा। मेरा जब जो मन होगा मैं वही करूँगा और इसके बाद ये मीटिंग यही खत्म होती है। कहकर फायर अपनी जगह से उठ गया। विलियम उसे जाते देख बोला, लेकिन व्हाट अबाउट लीजा, आई गेस यू बोथ शुड मैरी नाउ। उसकी बात सुनकर फायर के कदम रुक, लेकिन उसने पलट कर उसकी तरफ नहीं देखा। एक बार फिर से उसने अपने होठों पर सिगरेट रखी और फिर कश भरने के बाद धुआं छोड़ते हुए बोला, एक बार फिर से तुम वही गलती कर रहे हो विलियम। मैंने कहा ना, मैं कब क्या करता हूँ वो सिर्फ मुझ पर डिपेंड करता है। नो वन कैन टेल मी व्हाट थे हेल आई शुड डू। चटैन हॉटनेस रशिया द एक्स नाइट क्लब। पूरा क्लब खचाखच भरा हुआ था। हर जगह शराब के नशे में डूबे हुए लोग अपनी जगह पर खड़े हुए थिरक रहे थे और
बार काउंटर पर लोग शराब पी कम रहे थे और एक दूसरे पर गिरा ज्यादा रहे थे। कुछ लड़के वहां चेयर पर बैठे थे जिनके आसपास लड़कियां खड़ी हुई उन पर ही झुकी हुई थी। वहीं एक शख्स क्लब में एंटर हुआ जिसके पीछे एक आदमी और था। वो शख्स कोई और नहीं फायर था और फायर के साथ पारस था। दोनों क्लब के अंदर आए और पारस सामने की तरफ देखते हुए बोला, बॉस क्या आपको सच में लगता है जो आप सोच रहे हैं वही होगा? फायर मुस्कुराया और बोला, जो होता है वो फायर के हिसाब से ही होता है और जो फायर के हिसाब से ना हो उसका बस हिसाब होता है। कहकर फायर के चेहरे पर वो तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। वो दोनों अंदर आ गए और सीधा बार काउंटर की तरफ आए। इस वक्त दोनों की लुक बिल्कुल सिंपल थी। फायर ने भी खुद को नॉर्मल ही रखा हुआ था। उसने एक ब्लैक कलर की शर्ट नीचे डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। शर्ट के ऊपरी 3 बटन खुले थे जिसमें से उसकी ब्रॉड चेस्ट साफ दिखाई दे रही थी। एट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो था लेकिन फिर भी फायर की चेस्ट पर पसीना देखा जा सकता था। काउंटर पर आकर वो चेयर पर बैठा तो एक लड़की उसके करीब आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, यू लो ऑकिंग हॉट। फायर ने उस लड़की के सिर के पीछे अपना हाथ रखा और फिर उसे अपने करीब खींचते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बट दिस हॉटनेस इज नॉट फॉर यू बट आई वॉन्ट यू। उस लड़की ने भी फायर की गर्दन पर अपने होंठ रखकर कहा और बहुत ज्यादा सेडिक्टिव नजरों से उसे देखा। आया ने मुस्कुराते हुए काउंटर पर रखा वाइन का शॉट लिया और उसकी गर्दन पर गिराकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे लिक करके बोला, यू डोंट हैव दैट टेस्ट नाउ गेट लॉस्ट। कहकर उसने खाली गिलास को नीचे फेंक दिया। उस लड़की ने हल्का सा मुंह बनाया और फिर वहां से चली गई। पारस जो सामने ही बैठा था वो फायर की तरफ देखते हुए बोला, आर यू श्योर बॉस ये वो नहीं है? फायर तिरछा मुस्कुराया और फिर एक और वाइन का शॉट उठाते हुए बोला, फायर की आंखें इंसान से ज्यादा उसकी सोच देखती है और इसकी सोच चंद सिक्कों तक की है, इससे ज्यादा नहीं, और मुझे उसकी तलाश है जो फायर को खरीदना चाहती है। पारस उसकी बात का मतलब समझकर मुस्कुराया और बोला, बॉस यू ऑलवेज प्रूव व्हाई यू आर फायर। उसकी बात सुनकर फायर मुस्कुराया और फिर अपने हाथों में पूरी वाइन की बोतल उठाकर अपने होठों से लगाता हुआ थोड़ा आगे की तरफ आया जहां पर कुछ लोग डांस कर रहे। बोतल को मुंह से लगाए हुए वो स्टेज पर हल्का हल्का डांस कर रहा था लेकिन उसके कदमों से ज्यादा उसकी नजरें धूम रही थी। कुछ देर बाद एक लड़की ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर बड़ी अदा से खुद को उसके सामने थोड़ा रिवील करते हुए उस पर झुकी और बोली, डोंट यू हैव एनी पार्टनर? फायर मुस्कुराया और बोला, डोंट बिलीव इन पार्टनरशिप, प्रेफर वन टाइम डील, हैव फन एंड जस्ट फॉरगेट। फायर की बात सुनकर उस लड़की के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना दूसरा हाथ भी उसके कंधे पर रखा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तब तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मुझे भी एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। कहते हुए उसके चेहरे पर एक सेडक्टिव स्माइल थी। फायर ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और फिर उसे अपने करीब खींच लिया। उस लड़की ने भी खुद को फायर की बाहों में बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। अगले ही पल फायर में उसे अपनी गोद में उठाया और सामने कॉरिडोर की तरफ लेकर बढ़ गया। अब वो लड़की कॉरिडोर में दीवार से लगकर खड़ी थी और फायर पूरी तरह से उस पर झुका हुआ उसकी गर्दन को चूम रहा था। वो लड़की भी उसकी गर्दन पर अपने होठों से चूम रही थी और दोनों भी काफी ज्यादा बेसब्र लग रहे थे। कुछ देर बाद दोनों के चेहरे एक दूसरे के आमने सामने हुए और अगले ही पल फायर ने उस लड़की के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे फ्रेंच किस करने लगा। उसके हाथ उस लड़की की पीठ पर थे और उसे लड़की ने भी अपने हाथ फायर की चेस्ट पर रखे हुए थे। कुछ देर बाद फायर ने उस लड़की के होंठों को छोड़ा और फिर गहरी गहरी सांसें लेता हुआ उसे देखने लगा। वो लड़की भी गहरी गहरी सांसें लेते हुए फायर की आंखों में देखते हुए बोली, थिंक वी शुड गेट इन रूम। उसे लड़की की बात सुनकर फायर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अगले ही पल उसने उसे एक बार फिर से अपनी गोद में उठा लिया। उस लड़की के पैरों में पहनी हुई हील्स वही जमीन पर बारी बारी से गिरी और फायर उस लड़की को अपनी गोद में उठाए ऊपर टॉप फ्लोर पर बने हुए लग्जरी रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में आकर उसने उसे लड़की को बेड पर पटका और फिर उसे देखते हुए बोला, रू शो एलम डैम शो। उसे लड़की ने सेडिक्टिव वे में मुस्कुरा कर कहा तो फायर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे पर झुक गया
करीबन 2 घंटे बाद फायर तकिए पर अपना सिर रख कर लेटा हुआ था और वो लड़की भी उसकी बगल में लेटी हुई थी। फायर की आंखें बंद थी, उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि शायद वो बहुत ज्यादा थक चुका है। उसे सोते हुए देखकर उस लड़की के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल वो स्माइल एक डेंजरस स्माइल में बदल गई। वो अपनी जगह से उठी और कमरे में चारों तरफ अपनी नजर घुमाने लगी। तभी उस साइड स्टैंड पर कुछ नजर आया। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और फिर साइड स्टैंड के पास आकर उस पर रखा हुआ फायर का वॉलेट उठाकर उसे देखने लगी। उसने उस वॉलेट को खोला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उस वॉलेट में एक छोटी सी चिप थी। उस चिप को बाहर निकालकर वो लड़की उसे देखते हुए तीखा मुस्कुराई और बोली, नाउ आई हैव ऑल द सीक्रेट्स। बोलकर उसने फायर की तरफ देखा जो अभी भी सुकून से सोया हुआ था। उसे देखते हुए वो मन ही मन बोली, अब रशिया पर मेरे डेविल का राज होगा एंड तुम मरोगे। कहते वक्त उसका चेहरा काफी डेंजरस हो चुका था। उसने सर्विस रूम में फोन करके ब्रेकफास्ट मंगवाया और फिर वॉशरूम की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में ताज होटल मुंबई होटल के बाहर आकर एक गाड़ी रुकी। उसे गाड़ी में बैठी हुई इश्क थोड़ा सहमे हुए बाहर आई। ये गाड़ी अन्य ने उसके लिए भिजवाई थी। वो पहली बार किसी ऐसे लग्जरियस होटल में आ रही थी। हालांकि वो तो आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अन्य ने उसे जिद करके बुलाया था। वो शादी के बारे में उससे कुछ बात करना चाहता था। इश्क ने उसे कहीं और मिलने के लिए कहा, उसे आश्रम आने के लिए भी कहा, लेकिन अन्य अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने उसे होटल में ही आने के लिए कहा तो डश्क भी ज्यादा मना नहीं कर पाए। बढ़ती हुई धड़कनों के साथ वो होटल के अंदर आई तो रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर रिसेप्शनिस्ट ने उसे खुद रूम के बाहर ड्रॉप किया। इस वक्त वो उस होटल के टॉप फ्लोर पर बने हुए सबसे लग्जरियस रूम के बाहर खड़ी थी। उसकी सांसें तेजी से बढ़ी हुई थी और वही अंदर सोफे पर बैठा अन्य सामने टेबल पर रखी हुई ड्रिंक की तरफ देख रहा था जो उसने अभी अभी स्पाइक की थी। आगे जारी है इंस्टा @kajal_aneja_rights। वैसे हेटर्स घूम फिर तुम यहाँ भी आओगे देखने की। ओ शिट, कंप्लेंट करने पर भी ये दोबारा स्टार्ट हो गई तो हाँ हो गई, ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तुम लोग, मेरा सनक साफ हो गई। बाकी की सफाई पहले ही कर दी। आहार्य और नूर भी वापस आ गए और बेटर वे में आए। मेरे जेन्युइन रीडर्स मेरे साथ हैं अभी भी। और रही बात जो तुम लोगों की वजह से मेरी हेल्थ पर इफेक्ट ही पड़ा, तो बेटा जी हिसाब सबका होता है और करने वाला वो खुदा होता है। हर हर महादेव।